ये जो जनप्रतिनिधित्व समुचित रूप से होने की जो वो एक पाइपलाइन है वही काट दी गई परिसीमन को आगे बढ़ाकर। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं इसमें कोई भी राजनीतिक दल, देखिए वैसे तो वोट चोर गद्दी छोड़ भी हो जाएगा, एसआईआर पर तमाम चीजें हो जाएंगी, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, मैं राजनीति को इसलिए इसमें ला रहा हूं क्योंकि देखिए बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस देश में कुछ नहीं होता है। ये पॉलिटिशियंस ही जो काम करना होता है। इस समय जो मौजूदा नेतृत्व है उसने तमाम फैसले ऐसे लिए भी कि जो लगता था कभी नहीं लिए जा पाएंगे। 370 या 35 है कि मैं बात करूं, लेकिन इसकी भी घोषणा की है, नई पार्लियामेंट भी बन गई, उसमें बैठालने के हिसाब से समुचित व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी अभी आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले से कोई सुगबुगाहट नहीं, मुझे भी, मैं पत्रकार हूं, मुझे भी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ रही। तो कुल मिला के ये थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं, जो मूल चेंज होना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो नहीं हो रहा है, और उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, और मैं उसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूं, ये एक सोची समझी साजिश है। सभी मिले हुए हैं, सभी मिले हुए हैं। कारण क्या है कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि। राजतंत्र क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों का ही उस पर कब्जा हो। अब जैसे ऐसा थोड़ी था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश के एक ही राजा हुआ करते थे। तो उस समय भी 400-500 लोग थे जो पूरे देश को चलाते थे। अगर आज देश की राजनीति को हम देखते हैं तो हर प्रदेश में आप देख लीजिए, राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। तीसरी चौथी जनरेशन के लोग कैसे राजनीति में आ गए? आम आदमी को राजनीति से दूर कैसे किया गया? मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको थोड़ा बाइफरकेट कीजिए, मुझे लगता है ये जनता को जानना चाहिए। तो अब जैसे देखिए, देश की आज़ादी की हम बात करते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी रही। और ख़ास करके जब हम अगस्त क्रांति की बात करते हैं तो उस समय सारे बड़े नेताओं को जब जेल में बंद कर दिया गया था, तब पूरा नेतृत्व जो है उसका भार युवाओं के ऊपर आ गया था, और उन्होंने उसको बहुत मजबूती से करके दिखाया था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और हमारे देश ने जब संविधान अपनाया तो शुरू के 3 चुनावों में युवाओं की भागीदारी 30% से ज़्यादा थी। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 30% से ज़्यादा थी। वो कम कैसे हो गई? कारण क्या है कि उनके रास्तों को रोक दिया गया। जब अगर संख्या नहीं होगी, एक सामान्य तरीके की प्रक्रिया में अगर कोई चीज़ पर आप बैठे हैं तो आपको वहाँ से हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर संख्या बढ़ती है तो कुछ नए लोगों को अवसर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन होता है कि कौन आदमी बेहतर है, तो जो बेहतर है तो आगे जाएगा। प्रतिद्वंदिता होती है कि भाई यूपी सरकार अच्छी चल रही, कि उत्तराखंड सरकार अच्छी चल रही है, पश्चिम बंगाल अच्छी चल रही है, बिहार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आम जनता होता है उसके पास ऑप्शन बनता है, और ऑप्शन में क्या होता है वो देखता है कि कौन बेहतर है, उसके साथ जाता है। यही लोकतंत्र की एक आस्था है। जब हम ये सारी चीजें सही ढंग से चल रही थी, हम उस पर रोक लगा देते हैं, और जैसे ही लोग आप परिसीमन पर रोक लगती है, इस देश के राजनीति की सारी बुराइयां उसी दिन से शुरू होती है। जातिगत समीकरण 76 से पहले देश में नहीं थे, क्योंकि संख्या बदलती थी, क्षेत्र बदलता था। आप क्षेत्र बदल जाएगा तो आप जातिगत समीकरण कैसे बना पाएंगे? उसके बाद आपने देखा होगा जातिगत पार्टियों का उदय हुआ, परिवारवाद का उदय हुआ, युवाओं की राजनीति से दूरी बढ़ा दी गई, और कुछ लोग जो हैं उन्हीं का पूरी राजनीति पे कब्जा हो गया। 76 से पहले की राजनीति को आप उठा के देख लीजिए और 76 के बाद की राजनीति को उठा के देख लीजिए। किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे थे? लोग नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देते थे। अब तो यहाँ जेल से सरकारें चल रही हैं और उसमें भी नैतिकता की बात नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक सोची समझी साजिश के तहत अगर नहीं किया जाता तो इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? संसद का सत्र चल रहा होता, उस पर बहस होती, इतना बड़ा मुद्दा था, और उसमें सबसे बड़ी चीज है, जो हास्यास्पद चीज है, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पर रोक लगाई गई थी। जो इस पे लॉजिक दिया गया था, जो सबसे, अगर इस बात पे चर्चा होती है तो इस देश का आज की जो जनरेशन है उसको ये पता चलेगा, जो उस समय नसबंदी अभियान शुरू हुआ था कि डिलिमिटेशन से जनसंख्या नियंत्रण होगा। साउथ ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है, नॉर्थ ने नहीं किया है, तो इससे जनसंख्या नियंत्रण पे बल मिलेगा और जनसंख्या नियंत्रण होगी। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात बड़ी हो, मान लेते हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण हो जाता। 2021 तक के जो 2001 में जो आंकड़े आए थे
तो जब नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुआ तो उस पर डेलिमिटेशन पर रोक को बढ़ाना नहीं चाहिए था, उस समय ही लागू कर देना चाहिए। या मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है 50 साल पीछे हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम 26 में क्यों डेलिमिटेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं? हम लोग कोर्स करेक्शन अब तो हो भाई गलती हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है कि हम 50 में जा करके किसी को कोसें। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमारी मनसा स्वच्छ है, हम अच्छे विचार की बात करते हैं, तो हम अभी इस पे चर्चा कर सकते हैं। और अब जनसंख्या चर्चा नियंत्रण का तो अभी भी चल रहा, काफी कुछ हो अल्लाह नहीं, के जनसंख्या नियंत्रण के बाद ही तो हम बताइए कि 90 करोड़ की आबादी बढ़ा लिए, परिसीमन पर रोक के बाद हम 90 करोड़ बढ़े हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जिस काम के लिए हमने ये किया था उसके बाद का रिजल्ट 90 करोड़ की जनसंख्या है देश की। असल लिमिट कहीं और रोकनी थी, डिलिमिटेशन कहीं और रोक दिया गया। मेन मैंने क्या कहा कि लोगों का इंटरेस्ट आप खत्म कर दीजिए। दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड आप बताइए कि जो नए लोगों को आने से रोकता है, क्योंकि अगर नए लोग नहीं आएंगे तो समय के हिसाब से उस चीज में कोई बदलाव नहीं होगा।